नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि हमारे अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे धमाका सीरीज लॉन्च की गई है हमारे प्रदीप सर द्वारा। और उसी धमाका सीरीज के तहत हम आपके दोस्त लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आपके फेवरेट लेक्चर्स, यानी 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं। अब उसी धमाका सीरीज के जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसी के तहत हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 11th कॉमर्स एसपी का थर्ड लेक्चर लेके फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है सेक्रेटरी। ठीक है, अब पिछले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या होता है, इतिहास के पन्नों में सेक्रेटरी को किस नाम से जाना चाहता था, ये सारी चीजें समझी थी। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि इंपॉर्टेंस क्या है सेक्रेटरी की, ये भी चीजें हमने क्या देखी थी। अब आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम क्वालिटीज देखेंगे और साथ ही साथ सेक्रेटरी कितने टाइप के होते हैं वो भी हम क्या समझने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना गवाते। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम और भी ज्यादा लेक्चर्स लेकर आ सके और अपनी मोटिवेशन को दुगना कर सके दोस्तों। अब एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज ये समझ लेते हैं, करेक्टनेस। क्या करेक्टनेस। अब सेक्रेटरी हम सभी से जानते हैं कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में जितना पढ़ा तो इससे हमें ये आइडिया मिल गया कि सेक्रेटरी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, और वो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो क्या परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करता है, अगर उससे कोई गलती होती है तो क्या होगा, सारा उलट पुलट हो जाएगा। तो इस वजह से कहा गया कि सेक्रेटरी को जो भी फाइलिंग होगा, जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जो भी ट्रेनिंग होगी या फिर जो भी करस्पॉन्डेंस होगा, बहुत सही तरीके से यानी एक्यूरेट करना पड़ेगा, उसमें कोई भी गलती ना करते हुए उसको क्या एक्यूरेसी क्या मेंटेन करनी चाहिए, ये क्या क्वालिटी है सेक्रेटरी। अगर वो सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म करता है तो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, बूम करेगी। और साथ ही साथ सेक्रेटरी का जो रुतबा होगा वो भी अच्छा खासा बढ़ेगा और जो मार्केट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल भी क्या बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, और ये क्या एक आइडियल क्वालिटी है क्या सेक्रेटरी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। अब अडेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, अडेप्टिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस, जैसा अगर मैं बात करूं कि जैसे लॉकडाउन हुआ, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम सभी जो दोस्त थे वो हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड किया करते थे, क्लासरूम में जाके, ट्यूशन जाके। ठीक है, अब जैसे ही सिचुएशन चेंज हुआ, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुआ, लॉकडाउन पड़ा, तो हमने क्या पढ़ाई करना छोड़ी, नहीं, हमने अपने आप को उस सिचुएशन में क्या ढाला, यानी उसको अडेप्ट कर लिया दोस्तों। ठीक है, और क्या किया हमने, हमारा जो लेक्चर्स था वो ऑनलाइन मोड पे हमने शुरू कर दिया, टीचर्स ने भी अडेप्ट किया, टीचर्स ने जो ऑफलाइन मोड में जाके लेक्चर्स देती थी अब वो क्या करने लगे, वो ऑनलाइन जूम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू क्या लेक्चर्स देने लगे। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज करना। अब सेक्रेटरी कैसे खुद को अडेप्ट करे, कहां पे अडेप्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई पॉलिसी आती, कंपनी एक्ट 2013 के तहत से कोई नई प्रोविजंस आती है, गवर्नमेंट की या फिर कोई नई प्रोविजंस आती है, तो इस हिसाब से उसको अडाप्ट करके क्या उसको चेंजेस करने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी उससे रिलेटेड जो चीजें होगी उससे उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अडेप्टेबिलिटी। तो सेक्रेटरी को क्या अडेप्टेबिलिटी क्या रहनी चाहिए। अब साथ ही साथ कॉपरेशन क्या होना चाहिए, कॉपरेशन। अब ऐसा नहीं कि हम सभी से जानते हैं कि सेक्रेटरी क्या एक अहम रोल प्ले करता है, तो सेक्रेटरी ऐसा नहीं भाई मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, मैं किसी को असिस्ट नहीं करूंगा, कोई मुझे कुछ बताएगा तो मैं उसको सुनूंगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए कि वो अगर आपकी बात कोई सुन रहा है तो आपको भी दूसरे की आइडियाज क्या सुननी चाहिए, शायद वो उसके सजेशन ज्यादा बेटर हो, तो सेक्रेटरी को ये होना चाहिए, समझ में अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई सजेशन कोई दे रहा है तो उसको क्या उसको ग्रैब करना चाहिए, बाद में वो देख सकता है उसमें सही है कि गलत है, लेकिन कॉपरेट करना चाहिए। क्योंकि अब जब एक दूसरे से वो कॉपरेट करेगा तभी टीम स्पिरिट होगा, जब टीम स्पिरिट होगा तो लोग और अच्छे से एक स्पेसिफिक गोल पे काम कर पाएंगे, और जब एक स्पेसिफिक गोल पे काम कर पाएंगे तभी क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या अच्छी खासी क्या चलेगी दोस्तों, समझ में आ गया। और जब एक क्यों बोलते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्या यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करे, तो कॉपरेशन होना चाहिए सेक्रेटरी में कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, क्या सर्कमस्टेंस अराइज हो गया था तो उसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया, या फिर काम हुआ तो किस तरह से हुआ, क्या डिफिकल्टी हो रही, तो ऐसे कॉपरेट करना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय है उसको कोई चीज समझ में आए तो ऐसा नहीं सेक्रेटरी जाके तेरे को आता जाता नहीं तो निकल पहली फुर्सत में, तो ऐसा नहीं, वो क्या करे उसको कॉपरेट करेगा, उसको समझाएगा, उसको बताएगा कि ऐसे नहीं इसको ऐसे कर सकते हम लोग, तो इस तरह से क्या कॉपरेट करेगा वो दोस्तों। तो कॉपरेशन होना चाहिए। कर्टसी दोस्तों भाई, कर्टसी सबसे बड़ी चीज है, पोलाइटनेस और काइंडनेस, जो जुबान है ना, इस जुबान
है, बहुत कुछ कर सकती है। ये जुबान क्या कर सकती है, लोगों को मजबूर कर सकती है कि वो आपको प्यार करे, और लोगों को मजबूर कर सकते हैं वो आपको नफरत करे। तो इस जुबान बहुत प्यारी चीज भी और खतरनाक भी चीज है। तो इसी तरह से कर्टसी होनी चाहिए, यानी पोलाइटनेस और काइंडनेस होनी चाहिए। अगर कोई विजिटर आ रहा है, कोई एम्प्लॉई है, कोई हमारा बोल सकते हैं हमारा क्लाइंट है, तो उसे हमें बहुत पोलाइट से बात करना पड़ेगा, हमें यानी सेक्रेटरी को बहुत पोलाइटली बात करना पड़ेगा। अगर वो पोलाइटली नहीं बात करता है तो क्या होगा, चीज ये होगी मेरे दोस्त की वो जो क्लाइंट होगा वो गुस्सा हो जाएगा, फिर वो जाके मार्केट में क्या नाम खराब करेगा। तो इससे क्या होगा, गुडविल भी क्या बहुत ही ज्यादा क्या खराब हो जाएगी। और अगर सेक्रेटरी कर्टियस है, तो सेक्रेटरी अगर कर्टियस है, तो अगर कोई भी बंदा हो, विजिटर हो, हमारा एम्प्लॉय हो, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइंट हो, तो उसके ऊपर बहुत ही एक इंप्रेसिव क्या इंप्रेशन जाता है सेक्रेटरी का। और सेक्रेटरी हमने पढ़ा था हमारे फीचर्स में कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होता है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है तो क्या करता है, अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सेक्रेटरी को ही देख के लोगों को आइडिया आएगा कि इनकी इंस्टीट्यूशन किस तरह से। तो अगर सेक्रेटरी बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बिहेव कर रहा है, तो यानी उसको आइडिया आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी है दोस्तों। तो उसी तरह से क्या होगा, जो मार्केट में उसका गुडविल अच्छा बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, और साथ ही साथ एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि कुछ जो एफर्ट्स है मैं अपने आप से डालू। मैं किसी को, कोई मेरे को बोलेगा नहीं भाई तू इनिशिएटिव ले, मैं क्या करूंगा, जब मैं खुद कुछ एफर्ट्स, जैसे ये फोन है, ये फोन के अंदर कुछ खराबी है, अब मैं इसको खोल के खुद से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो मेरा क्या एक इनिशिएटिव में क्या ले रहा हूं, एक एफर्ट ले रहा हूं। तो उसी तरह से जो सेक्रेटरी होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम आ गया, अगर कुछ या फिर कुछ इश्यू हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। कुछ इनोवेशन हो रहा है, कुछ नई चीजें आ रही है, तो उसे खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। या फिर एक ऐसा सर्कमस्टांस अराइज होता है जहां पे जो एम्प्लॉयर होता है, जो सीनियर पर्सन होता है सेक्रेटरी का, वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, कुछ रीजन की वजह से बाहर जाता हो, और कुछ इश्यू अराइज होता है। अब इश्यू से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, तो वो क्या एम्प्लॉयर का फोन करेगा, सर 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 सर, नहीं। एम्प्लॉयर अगर फोन नहीं उठा रहा तो क्या करेगा, तो वो चीज ये करेगा कि एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, यानी एम्प्लॉयर के बदले वो क्या करेगा, वो इनिशिएटिव लेगा, यानी खुद से क्या कोशिश करेगा और डिसीजन लेगा दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अब साथ ही साथ इसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को गाइड करे। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, अगर उसको आ गया तो मेरे से आगे नहीं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो दूसरों को गाइड करना चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, हम ये काम और अच्छे से कर सकते। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट यानी मोटिवेट करना चाहिए। कैसे कर सकता है, उसकी सैलरी बढ़ा के कैसे कर सकता है, उसको प्रमोशन दे के, या फिर उसकी तारीफ करके, उसको कुछ बोलते हैं ना गिफ्ट दे के। तो इस तरह से क्या कर सकता है सेक्रेटरी, अपने जो सबॉर्डिनेट्स यानी जो उसके नीचे काम करते हैं उनको क्या मोटिवेट कर सकता है। तो इस तरह से, और जब मोटिवेट करेगा दोनों के बीच में क्या होगा, एक अच्छा बोलते हैं ना एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो क्या टीम स्पिरिट बिल्ड होगी। जब टीम स्पिरिट बिल्ड होगी तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एकदम बूम करेगी दोस्तों। समझ में आ गया। लॉयल्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उस सभी के जो नॉलेज होती है किसको होती है, हमारे जो सेक्रेटरी भाई साहब होते हैं उनके होती है। तो अगर वो किसी और को जाके बताए तो क्या होगा, गलत होगा ना, सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। तो इस वजह से आप अगर सेक्रेटरी हो तो आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जो भी सीक्रेट्स है, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप किसी को बताओगे नहीं, चाहे वो आपके दूध वाले भैया ही क्यों ना, तो आपके घर पे आपकी मम्मी हो या डैडी हो, वो आप अपने तक ही रहोगे, किसी और को बताओगे नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस मतलब क्या होता है, सारे कामों को सिस्टमैटिक मैनर में क्या करना, सिस्टमैटिक हिसाब से चीजें करना। हम ऐसा नहीं कि आज हमें कोई फाइलिंग करनी है तो उसको आप 4 दिन बाद फाइलिंग करोगे तो क्या होगा, तो चीज अच्छे से नहीं हो रही, यानी सिस्टमैटिक मैनर में नहीं हो रही। कोई प्रोसीजर और कोई पहला जो स्टेप है उसको लास्ट परफॉर्म करो, लास्ट जो स्टेप है दूसरा जो स्टेप है उसको चौथे को तीसरा। तो ऐसे करोगे तो सिस्टमैटिक चीजें नहीं है, तो जो काम है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज अच्छे से करनी है तो आपको क्या ऑर्डरलीनेस यानी सिस्टमैटिक ऑर्डर जो उसका परफॉर्म करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक मैनर में क्या सारे काम करने पड़ेंगे, और जो टाइम पे वो काम होना चाहिए उसी टाइम पे होना चाहिए, और जिस ऑर्डर में होना चाहिए उसी ऑर्डर में काम करना पड़ेगा, तभी वो काम क्या बहुत अच्छे से क्या हो पाएगा, वरना हो नहीं पाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये ना काम पूरा खराब हो जाएगा। सेक्रेटरी की क्वालिटी होती है ऑर्डरलीनेस, तो उसको सारे काम क्या ऑर्डर वाइज ही क्या करने चाहिए जैसा ऑर्डर है। अब उसके बाद होता है प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी मतलब क्या होता है कि जो सेक्रेटरी होना चाहिए बहुत कूल होना चाहिए,
कूल मतलब क्या काम होना चाहिए, उसका जो टेम्पर होता है वो क्या होना चाहिए, बोलते हैं ना शॉर्ट टेम्पर वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो टेम्पर, सॉरी शॉर्ट टेम्पर वाला नहीं होना चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए। क्या चाहिए होना चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए। अब गुड टेम्पर होगा, कोई अगर क्लाइंट आ रहा है, अगर कुछ उल्टा सीधा भी बात कर रहा है, अगर रूडली बिहेव भी कर रहा है, तो उसको बहुत प्यार से, बहुत नाजुक तरीके से क्या उसको बात करनी चाहिए। समझ में आ गया। और जो भी अप्रोच है या फिर कोई भी सिचुएशन है, सर्कमस्टांस है, उसको बहुत ही काम वे में क्या करना चाहिए, उसको अप्रोच करना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे ऑलरेडी बता, वो जितना शांत रहेगा दिमाग उतना चलेगा और उतना अच्छे से वो काम क्या कर पाएगा अच्छे से। नॉलेज सीकर होना चाहिए। अब वो उसको जिसने प्रोविजंस पहले पढ़े थे अब उसी तक उसको सीमित नहीं रहना चाहिए। अब जो हम सभी से जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, जो कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस होते हैं वो अमेंड होते रहते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। अमेंड क्या है, आपका फॉर्मल टर्म है चेंज का, ठीक है। अमेंड होने लगते हैं यानी चेंज होते रहते हैं। तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कौन सा प्रोविजन चेंज हुआ, कौन सा प्रोविजन चेंज नहीं हुआ, कौन सा नया प्रोविजन है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वरना अगर उसको जानकारी नहीं है तो जो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर वाले जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर पाएगा क्या, जैसे नहीं परफॉर्म कर पाएगा, उल्टी पुल्टी ही क्या चीज होगी। तो उसको हमेशा क्या ये सारी चीजों क्या अपडेट रहना चाहिए। पंचुअलिटी मतलब क्या, जो काम है प्रॉपर टाइम पे होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या पंचुअलिटी क्या बोलते हैं दोस्तों। अब ये क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई क्लाइंट है उसको कुछ फाइल देना, कुछ डॉक्यूमेंट देना, उसको बिलिंग करनी है या फिर कुछ करना है, तो उसको उस टाइम पे जिस टाइम पे करना चाहिए उसी टाइम पे उसको क्या वो काम करवा के देना चाहिए। अगर वो काम नहीं करवा के दे रहा है तो ये क्या बैड इंप्रेशन क्या है। अगर वही सारी चीजें वो टाइम पे करवा के देता है तो क्या होता है, गुड इंप्रेशन क्या क्रिएट करता है। अब पता चल रहा है कि आज जो सामने वाला क्लाइंट है उसको 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे में वो काम करवा के देगा, और पता चल रहा है 1 घंटे बाद जो सेक्रेटरी है वो फोन ही नहीं उठा रहा है, वो जो अपॉइंटमेंट फिक्स करने बोला था वो अपॉइंटमेंट फिक्स ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, इससे इंप्रेशन क्या खराब हो जाएगा। तो पंचुअलिटी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड गुड जजमेंट, क्या साउंड जजमेंट मतलब क्या होता है, अच्छी जजमेंट क्या पास करनी चाहिए। जैसे लिखा शुड जज द सिचुएशन एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। अब जैसा सर्कमस्टांसेस उस हिसाब से क्या जजमेंट भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जजमेंट कभी भी क्या उल्टा पुल्टा नहीं देना है उसको। जैसा सर्कमस्टांस अगर खराब सर्कमस्टांसेस है तो उस टाइम पे कैसा कैसे सिचुएशन सिचुएशन नहीं, कैसे जजमेंट देनी चाहिए, कैसा निर्णय लेना चाहिए, वो उसको क्या पता होना चाहिए दोस्तों। समझ में आ गया। अब आगे, अब सेक्रेटरी को साथ ही साथ उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स की जो काम होते हैं, जो काम वो किस तरह से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से कर नहीं कर, उसको भी क्या जज करना आगे सेक्रेटरी को आना चाहिए। टैक्टफुलनेस, क्या टैक्टफुलनेस मतलब भी वही होता है कि एक जो सर्कमस्टांस, एक सिचुएशन है उसको क्या एक सही तरीके से हैंडल करने को हम लोग क्या टैक्टफुलनेस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो एम्प्लॉयज के बीच में कुछ दरार आ गई या फिर कुछ बोलते हैं ना भेदभाव आ गया, मतभेद आ गया, सॉरी भेदभाव नहीं, मतभेद आ गया, तो उसको सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। या फिर दो टीम ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग, तो उनके बीच में कुछ क्या हो रहा है, राइवलरी हो गई, तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है वो उसको क्या आना चाहिए दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अब टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक पर्सनल सेक्रेटरी और एक इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी। जब एक कोई इंडिविजुअल पर्सन जब किसी एक सेक्रेटरी को हायर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर नहीं कर रहा, वो खुद के लिए हायर कर रहा है। जैसे मैं किसी XYZ को क्या सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, वो पर्सनल सेक्रेटरी कहलाएगा। अगर गिरी ट्यूटोरियल किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहलाएगा। समझ में आएगा, क्योंकि वो जो सेक्रेटरी रहेगा वो गिरी ट्यूटोरियल्स के लिए काम करेगा, ना कि मेरे लिए काम करेगा। क्लियर हो गया। और वहीं जो मैं अपॉइंट करूंगा वो किसके लिए, वो इंस्टीट्यूशन के लिए, वो मेरे लिए काम करेगा। तो ये क्या फर्क है दोस्तों। अब यहाँ पे मीनिंग की अगर बात करें तो ये क्या ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, यानी बहुत पुराना टाइप ऑफ सेक्रेटरी का, ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ऑलरेडी मैंने बताया। ये एक बेसिक इंडिविजुअल होता है जिसके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी जो प्राइमरी जो बेसिक रूटीन वर्क होता है वो परफॉर्म करने के लिए वो क्या अपॉइंट करता है। किस लिए अपॉइंट करता है, जो करस्पॉन्डेंस करने के लिए और रूटीन ड्यूटीज जो होती है वो परफॉर्म करने के लिए। अब कौन करता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, असिस्टेंट यानी सेक्रेटरी क्या अपॉइंट करते हैं, ताकि वो अपना जो प्राइमरी वर्क है उस पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाए और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए दोस्तों। अब अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मैंने बताया कि किस लिए करता है, क्योंकि बिजी इंडिविजुअल जो होता है ताकि वो क्या कर पाए, अपना जो प्राइमरी वर्क, एक डॉक्टर है वो पेशेंट को ना देखकर क्या अपने अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, कॉल रिसीव करेगा, तो नहीं हो पाएगा ना। सही बात है। तो उसको अपना जो प्राइमरी वर्क है वो क्या पहले उसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन उतनी मैटर नहीं करती है दोस्तों, एक कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर एक पर्सन क्या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी लैंग्वेज पे अच्छी खासी कमांड है, कर्टियस है, तो इतना इनफ है दोस्तों। और थोड़ी बहुत क्या नॉलेज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या फिर किस तरह से कॉल्स को रिसीव करना है, रिसेप्शन के वर्क से उससे रिलेटेड का थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो इतना इनफ होता है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब आगे, अब नेक्स्ट आता है हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में ऑलरेडी बताया, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के लिए काम करी, इंस्टीट्यूशन को असिस्ट करेगी, ना कि किसी बिजी इंडिविजुअल को। क्लियर हो गया? हाँ, सबसे पहले आता है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज वो समझ लेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखो नाम में नॉन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट नहीं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, लोगों की सेवा करती है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये क्या करता है, अलग अलग तरीके की चीजों को क्या प्रमोट करता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गए, इस तरह चीजों को क्या प्रमोट करता है, तो वो ये क्या आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है। अब सेक्रेटरी क्या है, जो फुल टाइम भी काम कर सकता है या फिर पार्ट टाइम भी काम कर सकता है। अब उसको सैलरी भी मिल सकती है या फिर हॉनरेरियम भी मिल सकता है। अब हॉनरेरियम क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट क्या फिक्स नहीं रहता है कि वो क्या किया, एक गिफ्ट के तोहफे पे एक टोकन ऑफ लव, एज अ टोकन ऑफ लव कुछ अमाउंट जो दिया जाता है कैश में, या फिर कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सेम चीज इसमें भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से चलाते हैं, कर्टियस, वैसी जैसे एक बिजी इंडिविजुअल में चाहिए रहता है, वैसी सेम कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है, जैसे कर्टियस, गुड कमांड होना चाहिए, लैंग्वेज पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, रिसेप्शन वर्क आने चाहिए, थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से मैनेज करते हैं। बस अब आता है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सेम है दोस्तों। ये भी इसका मेन मोटिव भी क्या होता है, आपके जो मेंबर्स होते हैं उनको सर्विस, उनके जो मेंबर्स होते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कम से कम 10 मेंबर वॉलंटरी यानी खुद से क्या एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं दोस्तों। जब 10 मेंबर आके खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं और उनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना, तो उस तरह की सोसाइटी हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी क्या फॉर्म करता है, और उसी में से जो मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म होती है उसी में से एक मेंबर जो होता है वो क्या बनता है, आपका सेक्रेटरी बनता है। अब सेक्रेटरी क्या फुल टाइम भी काम कर सकता है या फिर पार्ट टाइम भी काम कर सकता है, उसको हॉनरेरियम भी मिल सकता है, सैलरी भी मिल सकती है। अब कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है क्या, नहीं होती है। उसके पास वो थोड़ा सा ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी गुड कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो एक्ट है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट उसके बारे में पता होना चाहिए। और हमारे महाराष्ट्र में आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत क्या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सेक्रेटरी होता है वो अपॉइंट होता है। क्या क्या होता है, मैनेजमेंट कमिटी, जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी वो क्या फॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट कमेटी में से जो एक मेंबर होता है उसे हम लोग क्या सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरी फुल टाइम भी काम कर सकता है, पार्ट टाइम भी काम करता है, उसको हॉनरेरियम भी मिलता है। अगर लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको क्या देती है, सैलरी भी देती। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कर्टियस होना चाहिए, गुड कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पे, एक ग्रेजुएट होना चाहिए और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की। अब आगे आते हैं हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो अपॉइंटमेंट होता है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या, आगे तो हम पढ़ने वाले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बता देता हूं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज्यादा सुटेबल होता है बड़े पैमाने पे या बिजनेस को चलाने के लिए, यानी लार्ज स्केल बिजनेस और बिजनेस चलाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही ज्यादा क्या अच्छा है दोस्तों। अब अपॉइंटमेंट क्या होता है, जिस टाइम पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है उसी टाइम पे क्या किया जाता है, जो सेक्रेटरी होता है उसको क्या अपॉइंट कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे सेक्रेटरी कौन से बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है, एज पर द प्रोविजन, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रोविजंस लिखे होंगे आपके कंपनीज एक्ट 2013 में, उस प्रोविजन के हिसाब से क्या होता है, उसको क्या अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ये किसके अंदर काम करता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या काम करता है दोस्तों। और साथ ही साथ ये क्या, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये कौन सा किसका मेंबर होना चाहिए, ICSI का क्या मेंबर होना चाहिए, यानी इसने कम से कम
इस सीएस की जो परीक्षा होती है, यानी जो सीएस की जो एग्जाम्स होती है उसको क्या पास होना चाहिए। सीएस मतलब क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी का जो एग्जाम है उसको क्या क्वालिफाई करना चाहिए। क्लियर हो गया। ऐसे मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का क्या मेंबर होना चाहिए, यानी सीएस के एग्जाम अगर पास कर लेता कोई भी बंदा तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या हायर हो सकता है। अब आपका आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है वो कैसे अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है वो जो आपकी सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है, जैसे यूपीएससी होगी, उसमें जो आईएएस होती है एग्जाम होती है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, अच्छा रैंक लाना पड़ता है, तो वो एज सेक्रेटरी का अपॉइंट होता है। आपकी फिनांस सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी का अपॉइंट किया जा सकता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी भी हमने समझ लिया, फीचर्स जो थे वो सारी चीज, अब सारी चीजें हमने एक एक क्या कंप्लीट कर ली होगी और मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए और भी लेकर आ सकते हैं। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए घर पर ही सुरक्षित रहिए और क्या करिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।